हेलो दोस्तों, नमस्ते और वेलकम बैक टू अवर चैनल कॉन्सेप्ट शो। आज हम कंप्यूटर साइंस के सबसे इम्पोर्टेंट फंडामेंटल्स के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप बिगिनर हो या अपने प्रोग्रामिंग शुरू करना चाहते हो तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। तो चलो एक साथ सीखते हैं एल्गोरिदम्स, फ्लो चार्ट और सब कुछ जो आपको प्रोग्रामिंग जर्नी में जरूरत पड़ेगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहो। तो शुरू करते हैं एल्गोरिदम के डेफिनेशन के साथ। एल्गोरिदम क्या होता है, बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में समझते हैं। एल्गोरिदम एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। जैसे अगर आप अपने घर में चाय बनाना चाहते हो तो आपके पास एक रेसिपी होता है। पहले पानी गर्म करो, फिर चाय पत्ती डालो, फिर मिल्क डालो, फिर शुगर डालो। बिल्कुल इसी तरह एल्गोरिदम एक डिटेल्ड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है जिससे कंप्यूटर किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। अब हम एल्गोरिदम के इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं। पहला कैरेक्टरिस्टिक, एल्गोरिदम में फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स होते हैं। मतलब एल्गोरिदम कभी इन्फिनिटी में नहीं जा सकता। उसका एक क्लियर एंड पॉइंट होता है। अगर एल्गोरिदम कभी खत्म ही नहीं होगा तो वो यूजफुल नहीं है। सेकंड, इंस्ट्रक्शंस जो होती है वो सारे वेल डिफाइंड होते हैं। मतलब बिल्कुल ही क्लियर होना चाहिए, कोई एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए। जब भी कोई दूसरा पर्सन आपके एल्गोरिदम को पढ़े तो उसको समझ आ जाए कि एग्जैक्टली क्या करना है। थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, कि एल्गोरिदम को आउटपुट प्रोड्यूस करना चाहिए। अगर एल्गोरिदम कुछ आउटपुट देता ही नहीं है तो उसका क्या फायदा। आउटपुट कुछ भी हो सकता है, एक नंबर हो सकता है, मैसेजेस हो सकता है या कुछ और डेटा, एज पर द यूजर रिक्वायरमेंट्स। चौथा कैरेक्टरिस्टिक, एल्गोरिदम इफेक्टिव और एफिशिएंट होना चाहिए। इफेक्टिव मतलब सही आंसर देना चाहिए, एफिशिएंट मतलब जल्दी और मिनिमम रिसोर्स यूज करके सॉल्व करना चाहिए। अगर आप एक प्रॉब्लम को 100 स्टेप्स से सॉल्व कर सकते हो तो उसे 50 स्टेप में सॉल्व करना बिल्कुल बेटर है। तो ये एल्गोरिदम के चार मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब हम अब हम प्रैक्टिकल एग्जांपल्स लेते हैं जो बिल्कुल रियल वर्ल्ड हो। मान लो आपके पास 3 नंबर्स हैं और आपको फाइंड करना है कि उन 3 में से कौन सा नंबर सबसे बड़ा है। तो एल्गोरिदम कैसे लिखी जाए, करेक्ट। चलो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। स्टेप 1, पहले हमने एल्गोरिदम को स्टार्ट करना होगा। मतलब एक सिग्नल देना होगा कंप्यूटर को कि अब कैलकुलेशन शुरू हो जाएगी। स्टेप 2, अब हमें 3 नंबर्स को इनपुट लेना है, करेक्ट। इसको हम ए, बी और सी डिनोट कर लेंगे। तो ए एक नंबर है, बी एक नंबर है और सी एक नंबर है। तीनों अलग अलग नंबर्स है। स्टेप 3, अब कंडीशन चेक करते हैं। हमने देखना है कि ए बी से बड़ा है और सी से भी बड़ा है। अगर हाँ तो सीधा प्रिंट कर दो कि ए इज द लार्जेस्ट नंबर। डन। स्टेप 4, अगर पहली कंडीशन फॉल्स होती है तो क्या करना है। तो हमें दूसरी कंडीशन चेक करते हैं, क्या बी सी से बड़ा है। अगर हाँ तो बी लार्जेस्ट नंबर है, तो हम उसे प्रिंट कर लेंगे। अब सोचो एक मिनट, अगर पहली कंडीशन फॉल्स थी मतलब ए सबसे बड़ा नहीं था और दूसरी कंडीशन भी फॉल्स थी, बी भी सी से बड़ा नहीं था, तो 110% सी ही सबसे बड़ा होगा। तो सी इज द लार्जेस्ट प्रिंट करो। ओके। आखिर में एल्गोरिदम को एंड करना पड़ता है। तो ये रहा एक कंप्लीट एल्गोरिदम। बिल्कुल सिंपल है लेकिन इसमें सब कुछ है, क्लियर स्टेप्स, लॉजिक, आउटपुट और एफिशिएंट भी है। एक और एग्जांपल लेते हैं, सबसे छोटा नंबर फाइंड करते हैं, करेक्ट। तब भी सेम स्टेप्स फॉलो करते हो, बस कंपैरिजन ऑपरेटर्स चेंज होते हैं। इसी तरह हर प्रॉब्लम के लिए एक एल्गोरिदम लिखा जा सकता है। अब हमने जो एल्गोरिदम लिखा था, अब उससे हम एक एग्जाम्पल से समझने का कोशिश करते हैं। ओके, एक लाइव एग्जाम्पल। हमने 3 नंबर लिया था, तो हम जो 3 नंबर है उसे हम मान लेते हैं कुछ यूं, लाइक जो हमारा ए है वो 14 हो, बी 25 एंड सी 9। सो फर्स्टली एल्गोरिदम में हमारा फर्स्ट स्टेप होता है कि हमें एक स्टार्ट पॉइंट देना होता है एल्गोरिदम में। सो स्टेप 1 वी विल राइट फॉर स्टार्ट।
Step 2, we need to take the input. So we take 3 variables A, B and C. अभी हमारा A कितना है 14, B 25 और C 9. हम अब थर्ड स्टेप में ये चेक करते हैं कि A B से बड़ा है क्या? नहीं. A is 14, B is 25, तो A B से बड़ा नहीं है. और A C से बड़ा है, A C से बड़ा है, बट हमारे बीच में है एंड ऑपरेटर, दोनों को करेक्ट होना पड़ेगा तभी A लार्जेस्ट होगा. तो एक कंडीशन हमारा फॉल्स है, A ग्रेटर देन B जो है वो हमारा फॉल्स है, तो इसलिए A जो है वो लार्जेस्ट नंबर नहीं हो सकता. अब हम सेकंड क्राइटेरिया चेक करते हैं कि क्या B C से बड़ा है. हाँ, B C से बड़ा है. सो 25 इज ग्रेटर देन 9. ट्रू. सो B इज द लार्जेस्ट, तो हम ये प्रिंट कर देंगे. अगर ये कंडीशन भी हमारा फुलफिल नहीं होता तो हम प्रिंट करते कि C इज अवर लार्जेस्ट नंबर. सो हम फोर्थ में ही स्टॉप हो जाएंगे एंड देन वी विल गो टू डायरेक्टली टू एंड द एल्गोरिथम. सो hence our calculation says B is the largest number among A, B and C. सो अब तक हम समझ चुके हैं कि एल्गोरिदम क्या होता है, लेकिन एल्गोरिदम लिखना और समझना दोनों अलग अलग बातें हैं. अगर आपको अपना एल्गोरिदम किसी और को समझाना है तो वर्ड्स लिखने से बेटर है कि विजुअल रिप्रेजेंटेशन बना दो, और यही फ्लो चार्ट होता है. फ्लो चार्ट मतलब क्या? फ्लो चार्ट एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है एल्गोरिदम का. सिंपल वर्ड्स में एक विजुअल डायग्राम जो आपके एल्गोरिदम को पिक्चर और सिंबल से रिप्रेजेंट करता है. फ्लो चार्ट में डिफरेंट शेप्स यूज होते हैं और हर शेप का एक डिफरेंट मीनिंग भी होता है. अगर ओवल शेप हो या एलिप्स जिसको बोलते हैं, ये स्टार्ट और एंड दोनों को डिनोट करता है. तो अगर फ्लो चार्ट में ओवल दिखे तो समझ जाओ कि एल्गोरिदम स्टार्ट या एंड हो रहा है. रेक्टेंगल डिसीजन के अलावा जो भी स्टेप्स होता है, जैसे इनपुट लेना, आउटपुट देना, कैलकुलेशन करना, सब कुछ रेक्टेंगल में लिखा जाता है. नाउ कम्स द डायमंड, दैट इज अ रोम्बस टाइप ऑफ डायग्राम. तो डायमंड शेप कंडीशन या डिसीजन को रिप्रेजेंट करता है. जैसे क्या ए बड़ा है बी से, ये एक डिसीजन है. देन एरो, फ्लो चार्ट में एरो होते हैं जो बताते हैं कि नेक्स्ट स्टेप कौन सा है. कंट्रोल फ्लो दिखता है उससे हमें. ऑल्सो पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम में भी हम इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं. नाउ अब हम एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन अपने फ्लो चार्ट का देखते हैं. हम सेम एग्जांपल लेते हैं कि हमें 3 नंबर दिया हुआ है. हम उन 3 नंबर में हमें लार्जेस्ट कौन सा नंबर है हमें वो आइडेंटिफाई करना है. तो आप ये देख सकते हो कि विजुअल रिप्रेजेंटेशन में एक नजर में ही क्लियर हो गया. लाइक वी आर स्टार्टिंग अवर एल्गोरिदम हियर. देन ये हमारा इनपुट बॉक्स हो गया कि ए बी सी हमने इनपुट लिया है, करेक्ट. देन ये डिसीजन बॉक्स हो गया. यहाँ पे हम फर्स्ट कंडीशन चेक कर रहे हैं कि क्या ए बी से बड़ा है, ए बी से बड़ा है, क्या ए सी से बड़ा है. ठीक है, अगर यस होता है तो हम चेक करेंगे, ये कंडीशन अगर हमारा यस होता है तो हम चेक करेंगे क्या बी सी से बड़ा है. नहीं तो सी इज द लार्जेस्ट, एंड कर देंगे. अगर ये यस होता है हमारा तो प्रिंट ए इज द लार्जेस्ट. ठीक है, अगर नो होता है तो हमें प्रिंट करना है बी इज द लार्जेस्ट. सो दिस इज जस्ट अ सिंपल विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फ्लो चार्ट. अब गाइस हम समझते हैं कि फ्लो चार्ट और एल्गोरिदम्स, इनके एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं. करेक्ट, हम अगर फ्लो चार्ट बना रहे हैं, एल्गोरिदम्स लिख रहे हैं कोड के, तो उसके कुछ एडवांटेजेस होंगे हमारे लाइफ में जिसके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं. नहीं तो फिर हम डायरेक्टली प्रोग्रामिंग में जंप कर सकते थे. करेक्ट. सो एल्गोरिदम्स के जो एडवांटेजेस है, इट इज क्लियर कि क्लियर लॉजिक और स्ट्रक्चर होते हैं उसके. करेक्ट. सो जब आप कोड लिखते हो तो अगर पहले एल्गोरिदम लिखा हो तो कोड लिखना बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड हो जाता है, कोई रैंडम कोड नहीं लिखोगे. सेकेंडली, इजी टू डिबग और मेंटेन. अगर बाद में बग आए तो एल्गोरिदम देखकर पता चल जाएगा कि प्रॉब्लम कहाँ है, और जब कोई नया फीचर ऐड करना हो तब भी एल्गोरिदम के बेसिस पर इजीली किया जा सकता है. तीसरा, कोड रीयूजेबिलिटी.
ये मेरे स्लाइड में नहीं लिखा हुआ है, बट डेफिनेटली आई विल ऐड। तो तीसरा, द कोड यूजेबिलिटी। एक बार जो एल्गोरिदम लिखा हो उसे मल्टीपल प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हो। फ्लो नाउ अब हम आते हैं फ्लो चार्ट्स के मेन एडवांटेजेस में। पहला, इट इज विजुअल क्लैरिटी। एवरीवन नोज, सबको समझ आ जाता है, कोई भी पर्सन हो, चाहे प्रोग्रामर हो नहीं हो, फ्लो चार्ट देखकर लॉजिक समझ जाता है। सेकेंडली, इजी कम्युनिकेशन। टीम मेंबर्स के साथ कोलैबोरेशन बहुत ईजी हो जाती है, कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। तीसरा, डॉक्यूमेंटेशन के लिए बहुत यूजफुल है। जब कोड लिखा जा चुका हो, फ्लो चार्ट को डॉक्यूमेंट कर दो, तो फ्यूचर में कोई भी उसे समझ सकता है कि ये कोड क्या करते हैं। फोर्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, लर्निंग और टीचिंग के लिए अच्छा है। स्टूडेंट को एल्गोरिदम्स और फ्लो चार्ट सीखने से लॉजिक बिल्डिंग स्किल्स डेवलप होती है। सो इजी कम्युनिकेशन ऑफ लॉजिक। तो बेसिकली एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट दोनों मिलकर एक कंप्लीट सॉल्यूशन किट हमें प्रोवाइड करते हैं। तो आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया नहीं आया? अगर आप लोगों को कोई भी डाउट्स होता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस रेज आउट कर सकते हैं। मैं डेफिनेटली आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर करूंगा। सो नाउ कम टू अवर नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द डे, द लैंग्वेज प्रोसेसर। अच्छा, तो अब हम एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट समझ चुके हैं। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरा। हमने पाइथन में कोड लिखना है, लेकिन कंप्यूटर उसको कैसे समझता है? करेक्ट। तो देखो, कंप्यूटर सिर्फ एक लैंग्वेज समझता है, मशीन लैंग्वेज या मशीन कोड। ये सिर्फ 1 और 0 में होता है, बिल्कुल एलियन लैंग्वेज लगता है ह्यूमंस को। तो जब हम पाइथन लिखते हैं तो कंप्यूटर उसे डायरेक्टली नहीं समझता, एक मिडलमैन की तरह कुछ होता है, और उसे बोलते हैं लैंग्वेज प्रोसेसर। तो लैंग्वेज प्रोसेसर क्या होता है? ये एक सॉफ्टवेयर टूल है जो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। मतलब पाइथन को 1 और 0 में चेंज करता है ताकि कंप्यूटर समझ सके। लैंग्वेज प्रोसेसर 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्टली, कंपाइलर। कंपाइलर का मतलब पूरे प्रोग्राम को एक साथ वो ट्रांसलेट करेगा। तो पूरा पाइथन कोड लिखो, फिर कंपाइलर उसको पूरी तरह मशीन कोड में कन्वर्ट करके देता है, और फिर उसे रन किया जाता है। तो कंपाइलर के बेनिफिट्स क्या होते हैं? इट इज वेरी फास्ट, क्योंकि एग्जीक्यूशन तो बहुत ही फास्ट होती है। सारा का सारा कोड एक साथ पहले से ही कंपाइल हो चुका होता है। एक बार कंपाइल करो, बार बार यूज करो, जब भी रन करना हो कंपाइलर फिर से काम नहीं करेगा। तो कोड रीयूजेबिलिटी इज द अनदर फीचर्स। तो इसके नुकसान भी होंगे हमारे, कुछ डिसएडवांटेजेस। तो एरर हैंडलिंग थोड़ा लेट होती है। जब कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को कंपाइल करेगा तब पता चलेगा कि सब कुछ ठीक है या नहीं। अगर एक छोटी सी गलती है तो कंपाइलर पूरा प्रोग्राम रिजेक्ट कर देता है और कुछ आउटपुट नहीं देता। तो कुछ लैंग्वेजेस है लाइक जावा, सी, सी प्लस प्लस, ये कंपाइल्ड वर्जन्स ये कंपाइलर ही यूज करते हैं। नाउ सेकंड टाइप ऑफ द लैंग्वेज प्रोसेसर, इट इज इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर, इसका मतलब लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करो। तो पहली लाइन ट्रांसलेट करो, रन करो, फिर दूसरी लाइन ट्रांसलेट करो, रन करो। ये तरह इस तरीका से एक एक लाइन के हिसाब से चलती है ये। तो इसके बेनिफिट्स क्या है? इमीडिएट फीडबैक मिलती है। जब एक लाइन गलत हो तो सीधा एरर मैसेज आ जाता है। डिबगिंग बहुत इजी होती है, क्योंकि पता चल जाता है एग्जैक्ट लाइन में गलती कहाँ है। फ्लेक्सिबल होता है, कोड लिखो और सीधा रन करो। तो इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। स्लो एग्जीक्यूशन होती है, क्योंकि हर बार इंटरप्रेटर को वर्क करना पड़ता है, हर एक लाइन को ट्रांसलेट और एग्जीक्यूट करना पड़ता है, तो टाइम ज्यादा लगता है। तो कुछ लैंग्वेजेस है लाइक पाइथन, जावा स्क्रिप्ट, रूबी, ये सारे इंटरप्रेटर यूज करते हैं। अब थर्ड टाइप ऑफ लैंग्वेज प्रोसेसर, असेंबलर। असेंबलर एक स्पेशलाइज्ड टूल होता है जो असेंबली लैंग्वेज को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। असेंबली लैंग्वेज थोड़ा लो लेवल होता है, पर मशीन कोड नहीं। असेंबलर उसे मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। तो बेसिकली ये तीनों टूल्स एक ही काम करते हैं, ह्यूमन लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, बस अप्रोच अलग अलग होता है। ओके, सो नाउ अब हम कंपाइलर और इंटरप्रेटर को डिटेल्ड कंपेयर करते हैं, ताकि बिल्कुल क्लियर हो जाए कि दोनों में डिफरेंस क्या है। पहला फीचर, एग्जीक्यूशन। कंपाइलर क्या करता है? ये पूरे प्रोग्राम को एक साथ ट्रांसलेट करता है, जैसा कि मैंने अभी बताया था। मतलब आपने पूरा कोड लिख रखा हो, पाइथन का पूरा फाइल कंपाइल हो गया, अब एग्जीक्यूटेबल बनाएगा जो रन होगा।
लेकिन इंटरप्रेटर क्या करता है, ये लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है। पहली लाइन लिखो, इंटरप्रेटर ट्रांसलेट करेगा, रन करेगा। फिर दूसरी लाइन लिखो, इंटरप्रेट ट्रांसलेट करेगा, फिर रन करेगा। रियल लाइफ एग्जांपल आप ऐसे समझ सकते हो। कंपाइलर जैसे एक ट्रांसलेटर जो पूरी किताब को एक साथ इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट कर दे। इंटरप्रेटर जैसे एक आदमी जो आपके साथ बात करते वक्त लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट कर दे। अंडरस्टैंड? नाउ कम टू सेकंड फीचर, एग्जीक्यूशन स्पीड। कंपाइलर बिल्कुल फास्ट होता है क्योंकि ट्रांसलेशन एक बार हो चुकी होती है। जब प्रोग्राम रन करता है तो कंपाइलर काम नहीं कर रहा, सिर्फ मशीन कोड रन हो रहा है। इंटरप्रेटर थोड़ा स्लो होता है क्योंकि हर बार ट्रांसलेशन चलाना पड़ता है एग्जीक्यूशन के टाइम, तो एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग टाइम लग जाती है। अगर एक प्रोग्राम 1 मिलियन कैलकुलेशंस करे तो कंपाइलर वर्जन 1 सेकंड में चलेगा, पर इंटरप्रेटर वर्जन में भी 5 सेकंड्स में चलेगा। डिफरेंस समझ आ गया? अगर नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करो। नाउ कम टू फीचर थर्ड, एरर डिटेक्शन। ओके, कंपाइलर एरर कंपाइलेशन टाइम पे देखते हैं, मतलब कोड रन होने से पहले। अगर 100 लाइंस लिखे और 50th लाइन में गलती है तो कंपाइलर सीधा बता देता है। लेकिन इफ कंपाइलेशन सक्सेसफुल हो गया फिर रन टाइम एरर्स रेयर होते हैं। इंटरप्रेटर में एरर्स एग्जीक्यूशन टाइम पे दिखते हैं, मतलब कोड रन हो रहा है और जब गलती वाली लाइन पर आए तब एरर आएगा। इससे डिबगिंग इजी हो जाती है क्योंकि पता चल जाता है एग्जैक्ट लाइन में क्या प्रॉब्लम है। फीचर 4, फाइल साइज। कंपाइलर कंपाइल्ड फाइल बिल्कुल कंप्लीट और बड़ी होती है क्योंकि सब मशीन कोड ऑलरेडी ट्रांसलेट हो चुके होते हैं। इंटरप्रेटर ओरिजिनल सोर्स फाइल स्मॉल होती है क्योंकि ट्रांसलेशन रन टाइम पे होती है। फीचर 5 जो कि हमारे पीपीटी में नहीं दे रखा है, हम मैं आपको अलग से बता रहा हूँ। डिस्ट्रीब्यूशन, कंपाइलर एक बार कंपाइल हो जाए तो एग्जीक्यूटेबल शेयर कर सकते हो दूसरे लोग को, उन्हें सोर्स कोड देखने की जरूरत नहीं। इंटरप्रेटर सोर्स कोड शेयर करना पड़ता है क्योंकि इंटरप्रेटर को ओरिजिनल कोड के साथ चाहिए। रियल वर्ल्ड एग्जांपल में आप देख सकते हैं सी प्लस प्लस कंपाइलर। जब आप इंस्टाग्राम यूज करते हो तो यह कंपाइल्ड सॉफ्टवेयर है, सब कोड पहले से कंपाइल हो चुका है, आपका फोन पे बस एग्जीक्यूटेबल फाइल है। पाइथन इंटरप्रेटर, जब डेटा साइंटिस्ट स्क्रिप्ट लिख रहा है तो पाइथन इंटरप्रेटर यूज कर रहा है, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट हो रहा है, कब कौन सा यूज करेगा। कंपाइलर यूज करो जब परफॉर्मेंस इंपॉर्टेंट हो, लार्ज स्केल एप्लीकेशंस बन रहे हो, कोड सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट हो। बट इंटरप्रेटर आप यूज करो लर्निंग फेज हो, क्विक डेवलपमेंट चाहिए, डिबगिंग इंपॉर्टेंट हो, फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। पाइथन बिगिनर फ्रेंडली इसीलिए है क्योंकि इंटरप्रेटर यूज करता है, सीधा फीडबैक मिलता है इससे। तो गाइस अब हमारा थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है, तो अब हमें कुछ प्रैक्टिकल बातें भी करनी है, राइट? सो अब हम पाइथन के प्रोग्रामिंग को प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करेंगे, जो कि ऑलमोस्ट एक हैंड्स ऑन सेशन टाइप मैं प्लान कर रहा हूं आप लोगों के लिए। तो पाइथन को फर्स्टली वी विल अंडरस्टैंड कि पाइथन को हम डाउनलोड और इंस्टॉल कैसे करेंगे। सो सबसे पहले आप वेबसाइट पर जाओ, python.org/downloads लिखो, सीधा ऑफिशियल पाइथन वेबसाइट खुल जाएगी। कोई फेक वेबसाइट पर मत जाना क्योंकि इंटरनेट में बहुत फेक वेबसाइट्स होती हैं। सही वर्जन सेलेक्ट करो, वेबसाइट पर आपको डिफरेंट ऑप्शंस दिखेंगे। विंडोज अगर आपका लैपटॉप या पीसी विंडोज पे चल रहा है, मैक ओएस अगर आपके एप्पल प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, लिनक्स अगर आप लिनक्स यूज कर रहे हो, अपने ओएस के हिसाब से वर्जन डाउनलोड करो, लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करना है। यूजुअली वेबसाइट पर ऑटोमेटिकली लेटेस्ट वर्जन सजेस्ट करता है। स्टेप 3, इंस्टॉलर रन करो। डाउनलोड हो गया, अब इंस्टॉलर फाइल को डबल क्लिक करो, एक विंडो खुलेगी, पाइथन सेटअप लिखा होगा। इंपॉर्टेंट स्टेप, एक चेकबॉक्स होता है जो लिखा होता है ऐड पाइथन टू। मैं आपसे एक इन स्टेप्स के एक स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूँ, एक स्लाइड शेयर कर रहा हूँ जिसमें कि आप ये देख सकते हो। सो फर्स्टली यहाँ पे आपको पाइथन को कैसे डाउनलोड करना, आपको python.org के वेबसाइट पे जानी है। देन आपको ये लॉग्ड वेबसाइट पे ही जाना है, जो वेबसाइट लॉग्ड होगा। देन आपको डाउनलोड्स पे क्लिक करनी है, ये सेक्शन पे आपका जो भी लेटेस्ट
आपका सिस्टम जिस पे भी रन हो रहा है, लाइक विंडोज, मैक ओएस या लिनक्स, आप उस पे सेलेक्ट करके लेटेस्ट फाइल जो है इंस्टॉलर पाइथन की वो डाउनलोड कर लो। आप जब इसे डबल क्लिक करोगे तो वो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। आप इंस्टॉल करने के टाइम पे एक आपको ऑप्शन आएगा, ऐड पाइथन द वर्जन नेम टू पाथ। तो इसको जरूर चेक कर दो। इसका मतलब कंप्यूटर को पता चल जाएगा कि पाइथन इंस्टॉल्ड है और कमांड लाइन से सीधा पाइथन लिखा कर उस यूज कर सकते हो। फिर नेक्स्ट और इंस्टॉल बटन्स को क्लिक करते जाओ, इंस्टॉलेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। ये कुछ सेकंड्स लगेंगे। स्टेप 4, वेरिफिकेशन करो कि कमांड प्रॉम्प्ट पे लाइक यू कैन क्लिक विंडो आर एंड देन टाइप CMD, तो आपके कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएंगे। उस पर आप जाके पाइथन -वर्जन, इसे आप टेस्ट कर सकते हो कि यहाँ पे आपको पाइथन वर्जन लिख कर आ रहा है, दैट मीन्स आपका इंस्टॉलेशन सक्सेसफुल है। ये पाइथन अलॉन्ग विथ इट्स वर्जन नेम आता है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका पाइथन सक्सेसफुल इंस्टॉल हो गया है। अगर एरर आए, अगर पाइथन कमांड नॉट फाउंड लिख कर आए, तो इसका मतलब है पाथ प्रॉपरली सेट नहीं हुआ है। वापस से इंस्टॉलर रन करो और ऐड पाइथन टू पाथ। ये दिस वन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट व्हाइल इंस्टॉलिंग दी पाइथन। चेकबुक्स को जरूर चेक कर लो। अब आपका इन्वायरमेंट रेडी है, आप पाइथन कोड लिखा स्टार्ट कर सकते हो, लिखना स्टार्ट कर सकते हो। एक टेक्स्ट एडिटर लिखो, लाइक आप इधर VS कोड यूज कर सकते हो, पाइचार्म यूज कर सकते हो, इवन नोटपैड यूज कर सकते हो। और नोटपैड में .py एक्सटेंशन से फाइल सेव करो, फिर टर्मिनल से पाइथन देन फाइल नेम .py लिखकर रन कर सकते हो। इजी ना? अब तो आपके पास सब कुछ है। सो इनिशियली हम लोग नोटपैड पे ही लिखेंगे कुछ दिन, एंड देन वी विल जंप टू सम ऑफ द कोड एडिटर्स लाइक VS कोड और पाइचार्म एज पर द रिक्वायरमेंट। सिंस अब आपके सिस्टम पे पाइथन इंस्टॉल हो चुका है, सो गोइंग फॉरवर्ड मैं ये प्लान कर रहा हूँ कि हम सबसे पहले पाइथन प्रोग्रामिंग कंप्लीट सीखेंगे। उसके बेसिक्स जितने भी है, सिंटैक्स, डेटा टाइप्स, वेरिएबल, लूप्स, DSA, डायनेमिक प्रोग्रामिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, फाइल हैंडलिंग, एक्सेप्शन हैंडलिंग, मल्टी थ्रेडिंग, मल्टी प्रोसेसिंग एटसेट्रा। जब एक बार हम पाइथन कंप्लीट कर चुके रहेंगे, देन हम पाइथन के कुछ लाइब्रेरीज एक्सप्लोर करेंगे, लाइक मैथमेटिकल लाइब्रेरीज लाइक NumPy, डेटा मैनिपुलेशन लाइब्रेरी पांडास, चार्ट लाइब्रेरीज या प्लॉट लाइब्रेरीज आप बोल सकते हो, जिसमें कि आपको ग्राफिकल डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेटर रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर डेटा मिले इन द फॉर्मेट ऑफ ग्राफ, सीबॉर्न, मैटप्लॉटली। पाइथन के वेब फ्रेमवर्क पे हम लोग वर्क कर सकते हैं, फ्लास्क की ऐप डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं, स्ट्रीमलेट पे वर्क कर सकते हैं, जिसमें कि हम अपने ML मॉडल्स को कैसे बना सकते हैं, कैसे कहाँ पे डिप्लॉय करना है। फिर कल को हम प्रोजेक्ट्स बनाएंगे AI, डेटा एनालिसिस, ऑटोमेशंस, वेब एप्स, स्टैटिस्टिक्स, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस पे। तो हम उसको कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं गिटहब के थ्रू, ओपन कम्युनिटी में। सो वी विल लर्न ऑल दिस थिंग्स स्टेप बाय स्टेप. So we will start with Python programming first, and definitely our vision is very broad. So don't worry, I will help you out with all your queries. If you have any queries, feel free to ask me in the comment section. I will be happy to answer. तो दोस्तों, ये था पूरा पाइथन और कंप्यूटिंग फंडामेंटल्स का जर्नी। मुझे उम्मीद है कि सब कुछ क्लियर हो गया। एल्गोरिदम्स क्या होते हैं, फ्लो चार्ट्स क्यों बनते हैं, कंपाइलर और इंटरप्रेटर का डिफरेंस, पाइथन इंस्टॉल कैसे करते हैं और आगे क्या सीखना चाहिए। प्रोग्रामिंग सिर्फ एक स्किल नहीं है, इसका एक माइंडसेट भी होता है। प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन करना, सिस्टमैटिकली सॉल्यूशन निकालना, बग्स फिक्स करना, ये सब चीजें रियल लाइफ में भी यूज होती है। तो मेरी एडवाइस आप मानो, स्टार्ट फ्रॉम टुडे। जितनी जल्दी शुरू करोगे उतना जल्दी एक्सपर्ट बनोगे। एक लास्ट बात, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। हम रेगुलर बेसिस पर पाइथन ट्यूटोरियल्स, प्रोजेक्ट्स और कोडिंग टिप्स शेयर करते हैं। अगर आज का वीडियो हेल्पफुल था तो लाइक बटन जरूर दबाओ और कमेंट्स में बताओ कि तुम्हें कौन सी टॉपिक आगे देखनी है। क्या तुम्हें AI और मशीन लर्निंग सीखना है या वेब डेवलपमेंट या कुछ और, कमेंट कर दो। और अगर किसी को गाइड करना है या कंफ्यूज्ड हो तो उसे शेयर करो ये वीडियो, सबको हेल्प मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी कोडिंग और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बाय दोस्तों।